हम ऐसी घटनाएं रोज़ सुनते हैं और रोज़ एक नई सीख लेते हैं, लेकिन ना जाने ऐसी घटनाएं सुनने के बाद भी हमारे अंदर ऐसा कौन सा भूत जागता है, ऐसा कौन सा शैतान जागता है जिससे हम रुक ही नहीं पाते। और इस मर्ज की कभी दवाई भी नहीं बनी है, ना इस मर्ज की कोई दवाई है, ना इस मर्ज को कैसे भी रोका जा सकता है। जब इंसान के सर हवस का भूत चढ़ता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। वो भूल जाता है आगे उसके रिश्ते में वो क्या लगता है, वो भूल जाता है वो उसकी उम्र कितनी है, वो भूल जाता है सब कुछ। बस उसे याद रहता है तो सिर्फ इतना याद रहता है, उसे अपनी हवस याद रहती है, उसे याद रहता है कि मुझे इसके साथ रात बितानी है, मुझे इसके साथ संबंध बनाने हैं। लेकिन इन संबंधों के चलते हुए रिश्ते खराब हो जाते हैं, कुछ रिश्ते शर्मसार हो जाते हैं और रिश्तों का ऐसे कत्ल किया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसी के चलते चलते यहाँ पर एक कत्ल भी हो जाता है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक इंसान कब रुकने का नाम लेगा, वो कब सुधरेगा और वो कब सोचेगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या इस मर्ज की, इस हवस की कभी दवाई भी बन पाएगी, या फिर इसे कभी रोका भी जा सकता है, या फिर इसे इसी तरह से चलता रहेगा। चलिए तो जानते हैं बिना देरी के कि आखिरकार इस घटना में क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है पूर्णिया। और इनके इसी ज़िले के अंतर्गत एक गांव आता है, जिस गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। उस व्यक्ति का नाम जो होता है जलाल मोहम्मद होता है। जलाल मोहम्मद जो होता है वो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके परिवार में जो होते हैं उसके माता पिता होते हैं। अब जलाल मोहम्मद जो होता है, जब काम के साथ साथ उसकी माँ जो होती है वो सोचने लगती है कि मेरे बेटे की उम्र हो रही है और मेरी भी बहुत उम्र हो रही है, काम करना बस की नहीं है, मुझे अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। जब उसकी माँ के मन में ये ख्याल आता है, उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है, तो अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने लगती है। वो सोचने लगती है कि मेरे बेटे का घर बस जाएगा मेरे आगे तो कितनी अच्छी बात होगी। तभी उसकी माँ जो होती है वो रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में ये बात फैलाने लगती है कि मुझे अपने बेटे का रिश्ता करना है। अब वो बेटे के रिश्ते के लिए आसपास के गांवों में भी जाने लगी थी। तभी उसे एक लड़की का पता लगता है कि नाम एक लड़की है और दिखने में बेहद खूबसूरत है और बहुत सुंदर और बहुत सुशील है, वो मोहम्मद जलाल के लिए बहुत सही रहेगी। तभी उसे जब ये बात बताता है कोई आकर, तो जिसकी माँ होती है मोहम्मद जलाल की, बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की के घर पहुँच जाती है अपने बेटे का रिश्ता लेकर। जब ये अपने बेटे का रिश्ता लेकर उसके घर पहुंच जाती है तो उसके घर वाले जो होते हैं मोहम्मद जलाल की देखकर हाँ कर देते हैं रिश्ते के लिए और कहते हैं कि हमें ऐसा लड़का नहीं मिल सकता है। इधर इसकी माँ जो होती है मोहम्मद जलाल की, वो भी लड़की को देखकर हाँ कर देती है। हाँ कर देने के बाद इन दोनों की रिश्ते की जब बात होती है, इन दोनों के निकाह की तैयारियां होने लगती है, यानी कि इन दोनों की शादी की तैयारियां होने लगती है। इन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद जब ये लड़की अपने ससुराल आती है, ससुराल आने के बाद देखती है कि वहाँ का माहौल कैसा है। माहौल ऐसा है कि अगर मोहम्मद जलाल कुछ काम करके लेकर आएगा तभी खाना पीना होएगा। और शादी के बाद जो जिम्मेदारियाँ होती हैं बहुत बढ़ जाती हैं एक आदमी के ऊपर। पहले अकेला पेट था, माँ बाप थे, इसलिए उस खर्चे पानी में उनका गुजारा हो रहा था। लेकिन अब उसकी पत्नी आ चुकी थी। अब वो भी ये सोच रहा था कि मेरा यहाँ पर गुजारा नहीं हो सकता, और ना ही उस गांव में कोई ऐसा काम था कि उसे काम के बदले ज़्यादा पैसे मिल सके। तभी वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं क्या करूँ, यहाँ पर कोई काम नहीं है और मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। आने वाले टाइम में मेरे बच्चे होंगे, मैं उन्हें अच्छी शिक्षा भी दूंगा। तब इसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, आप काम के लिए बाहर जा सकते हैं, आप काम बाहर जाकर कर सकते हैं, बाहर बहुत अच्छे अच्छे काम हैं और उनके बदले अच्छे भी पैसे मिलते हैं। तो मोहम्मद जलाल जो होता है उसे ये बात समझ आ जाती है और सोचने लगता है कि आप ठीक कह रही हो, हमें बाहर चलना चाहिए, लेकिन मैं बाहर किसी को जानता नहीं हूँ। तभी मोहम्मद जलाल की जो पत्नी होती है वो कहती है कि ठीक है, तुम नहीं जानते किसी को, लेकिन वे बताती है कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है गाज़ियाबाद, ये दिल्ली से सटा हुआ है, कि वहाँ पर मेरे मामा रहते हैं और जो वे मामा रहते हैं वे किराए पर कमरे देते हैं। जो कमरा देते हैं वो 1800 2000 तक का देते हैं और वे हमें काम भी दिलवा देंगे, हमें वहाँ पर चलना चाहिए। तो मोहम्मद जलाल जो होता है वो सोच लेता है और कहता है तुम ठीक कह रही हो, मैं तुम्हारे साथ शहर चलूँगा। अब अपने माँ बाप से ये बात बताता है। माँ बाप से ये बात बताने के बाद वो शहर की ओर रुख मोड़ लेता है और अपनी पत्नी के साथ गाज़ियाबाद जाकर रहने लगता है, वहाँ पर जहाँ पर उसके मामा रहते हैं। उसके मामा का जो नाम होता है, यानी कि उसकी पत्नी के मामा रहते हैं, उसकी पत्नी के मामा का जो नाम होता है वो मोहम्मद इबादत उफ़ इब्बे। मोहम्मद इबादत उफ़ इब्बे जो होता है ये किराए के कमरे दिया करता था। इसके
एक घर होता है, घर में 6 किराएदार रहते थे, 6 किराएदारों से ही इसका गुजारा हुआ करता था। ये मोहम्मद इबादत उफिब्बे जो है, ये अपनी बेटे और बहू के साथ रहता था। इसकी पत्नी का इंतकाल पहले ही हो गया था और जो इस किराए से खर्चे पानी का गुजारा कर लिया करता था। ये राजमिस्त्री का काम भी करता था, लेकिन इसे राजमिस्त्री का काम छोड़ दिया था। अब ये जब यहाँ पर आकर रहने लगते हैं, तो अपने मामा का बहुत शुक्रिया करती है और कहती है कि मामा आपने हमें बहुत अच्छा किया, यहाँ पर बुलाकर वो हमें घर भी दिया और रहने के लिए, और हम मेरे पति को काम भी दिलवा दिया। इसके मामा जो होते हैं कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था और मैं तो तुमसे किराया लूँगा, मैं यूँ ही थोड़ी रखूँगा तुम्हें। अब यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा था, महीने दर महीने बीत जाते हैं, 5-6 महीने बीत जाते हैं, इनका खर्चा भी सही चल रहा था। और जो मोहम्मद जलाल होता है, अपने माता पिता के लिए भी आधे पैसे भेज दिया करता था हर महीने उनके गुजारे बसारे के लिए। अब जैसे दिन गुजरते रहते हैं, तभी एक दिन 5 मार्च सन 2024 को वो अपनी पत्नी से कहकर जाता है कि मैं तुम्हारी बहन के पास जा रहा हूँ, यानी कि अपनी साली के पास जा रहा हूँ। उसकी साली जो होती है गाजियाबाद के पास में रहती थी, खेड़ी में। वो कहता है कि मैं अपनी साली के पास जा रहा हूँ और मैं जल्दी लौट आऊँगा। उसकी जो पत्नी होती है वो कहती है कि ठीक है। अब जैसी शाम हो जाती है, वो लौट कर नहीं आता, तो उसकी पत्नी जो होती है वो सोचने लगती है कि मेरा पति आखिरकार कहाँ पर रह गया। वो उसका फ़ोन मिलाती है, बार बार फ़ोन मिलाती है, लेकिन फ़ोन मिल तो रहा था, बंद आ रहा था। जब बंद आ रहा था तो डर जाती है, डर जाने के बाद सोचने लगती है कि आखिरकार वे कहाँ पर रह गई। अभी उसे लगता है कि उसके पति का जो फ़ोन है वो बंद हो गया होगा। अब जैसे ही देर रात हो जाती है, देर रात हो जाने के बाद वो अपनी बहन को कॉल करती है, बहन से पूछती है कि क्या तुम्हारे जीजा यहाँ पर आई हैं। उसकी बहन जो होती है वो कहती है कि तुम कैसी बात कर रही हो, वो तो यहाँ पर आए ही नहीं हैं, और तुम कह रही हो कि आए हैं, और किस टाइम निकले हैं यहाँ से। अब जैसे ही ये बात उसकी पत्नी सुनती है मोहम्मद जलाल की, तो वो बहुत डर जाती है। डर जाने के बाद वो अपने मामा के पास जाती है, यानी कि मोहम्मद इबादत उफिब्बे के पास जाती है। वहाँ पर जाने के बाद कहती है कि मामा मेरे पति अभी तक घर पर नहीं आए हैं, वे कहाँ पर चले गए हैं, और पता नहीं वे खेड़ी भी नहीं गई हैं, मेरी बहन के पास भी नहीं गई हैं। ये जो मोहम्मद जलाल जो होता है ये पता नहीं कहाँ पर चला जाता है। तो ये मोहम्मद इबादत उफिब्बे जो होता है ये कहता है कि कोई बात नहीं, फ़ोन बंद हो गया होगा और कहीं पर गया होगा, वो आ जाएगा। अब इतने हम कहीं यार दोस्तों पे इसके फ़ोन करके देख लेते हैं, और जहाँ पर वो काम करता था वहाँ पर फ़ोन करके देखते हैं, सब जगह फ़ोन कर लेते हैं, लेकिन सब जगह से उनका एक ही जवाब आता है कि मोहम्मद जलाल यहाँ पर नहीं आया है। जहाँ पर वो उठता बैठता था, जहाँ पर वो जाता था, वहाँ पर भी जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद उनसे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि क्या यहाँ पर मोहम्मद जलाल आया है, तो वे ना कर देते और कह देते हैं कि यहाँ पर नहीं आया है। अब जो रात होती है वो पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन मोहम्मद जलाल जो होता है वो घर पर नहीं आता है। अब दिन निकलने के बाद उसकी पत्नी जो होती है बहुत डर जाती है। डर जाने के बाद तो पहले अपने सास ससुर को कॉल करती है, उन्हें बताती है कि मोहम्मद जलाल अभी तक घर पर नहीं आया है, ना जाने कहाँ पर चला गया, क्या वहाँ पर आया है। तो उसके माता पिता जो होते हैं, यानी कि मोहम्मद जलाल के, वे कहते हैं कि बेटा यहाँ पर नहीं आया है, और अगर आता तो तुम्हें साथ लेकर ज़रूर आता, हमारा बेटा कहाँ पर चला गया है। तो मोहम्मद जलाल की जो पत्नी होती है वो अपने सास ससुर से कहती है कि तुम लोग टेंशन ना लो, वो जल्दी आ जाएंगे, शायद कहीं और गए होंगे, आप टेंशन मत लेना। अब वो इतनी बात कहकर अपने मामा के साथ गाजियाबाद के पुलिस थाने जाती है। पुलिस थाने जाने के बाद वहाँ पर अपने पति की गुमशुदा रिपोर्ट लिखवाती है और कहती है कि मेरे पति कल से घर नहीं आए हैं और ना जाने कहाँ पर चले गए हैं। पुलिस वाले जो होते हैं वे पूछते हैं कि कहाँ पर गए थे, तो वे बताती है कि पता नहीं कहाँ पर गए हैं, मुझसे यूँ कह रहे थे कि मैं शाम को लौट कर आ जाऊँगा। अब जैसे ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं इस केस को गंभीरता से लेते हैं। जब गंभीरता से लेते हैं, पहले तो उसकी पत्नी से पूछताछ करते हैं, पत्नी जो होती है सारी बातें बता देती है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उसका नंबर ट्रैक करते हैं, यानी जब पुलिस वाले उसका नंबर ट्रैक करते हैं तो पुलिस वालों को उसका नंबर की लोकेशन जो मिलती है वो अभय खंड का एक पार्क होता है, वहाँ पर मिलती है। पुलिस वाले जो होते हैं उसकी पत्नी से कहते हैं कि तुम डरो मत, तुम्हारा पति जो है एक पार्क में बैठा हुआ है, उसकी लोकेशन वहीं पर आ रही है। तो पुलिस वाले जो होते हैं अभय खंड के पार्क में जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ की तलाशी करते हैं, वहाँ पर सारे पे देखते हैं। देखने के बाद जब उन्हें कोई नहीं नज़र आता तभी वो झाड़ियों वाड़ियों में देखते हैं। झाड़ियों में उन्हें मिलता है तो लोकेशन मिलती है उसके फ़ोन की, और मोहम्मद जलाल का शव मिलता है। जब ये सारी चीज़ें पुलिस वाले देखते हैं तो वे भी हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये कैसे हुआ। अब पुलिस वाले जो होते हैं उस जगह को सील कर देते हैं। सील कर देने के बाद मोहम्मद जलाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेज देने के बाद वे उसकी पत्नी से पूछते हैं और कहते हैं कि बेटा हमें एक बात बताओ, ये तुम्हारा जो पति है ये कहाँ पर गया था और तुमसे क्या कहकर गया था, और इसकी कोई रंजिश है या फिर तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ था।
तो ये जिसकी पत्नी जो होती है मोहम्मद जलाल की कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मेरे पति जो थे मुझसे बहुत प्यार करते थे और हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था और मुझे नहीं पता ये किसने किया है और हम यहाँ के रहने वाले हैं ही नहीं, हम बिहार के पूर्णिया के रहने वाले हैं और हमारे यहाँ किसी से क्या ही दुश्मनी होगी। पुलिस वाले जब इसकी ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं अब सोचने लगते हैं कि इसके साथ ये सब किसने किया होगा। पुलिस वाले जब उसका फ़ोन चेक करते हैं, फ़ोन चेक कर लेने के बाद उन्हें एक ऐसी चीज़ दिखती है, एक ऐसी चीज़ का पता चलता है जिसे पुलिस वाले शर्मसार हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि 24 घंटे से जो हमारे साथ घूम रहा है, हमारे साथ रह रहा है, जो हमारे पास रिपोर्ट लिखवाने आया है, उसने ही ऐसा किया होगा। पुलिस वाले को जो नंबर मिलता है उसके फ़ोन में वो किसी और का नहीं मिलता, मोहम्मद इबादत उर्फ इब्बे का मिलता है। पुलिस वाले जो होते हैं उसे गिरफ्त में लेते हैं, गिरफ्त में लेने के बाद उससे पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि तुमने उसके साथ क्या किया है। पहले तो ये मोहम्मद इबादत उर्फ इब्बे जो होता है पुलिस वालों को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले जब उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तब कहीं जाकर वो टूटता है। टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। मोहम्मद इबादत उर्फ इब्बे जो बताता है कि राजमिस्त्री का काम करता था, उसे छोड़कर ये किराए के कमरों से अपना गुजारा कर रहा था और अपने बेटे बहू के साथ रहता था और इसकी पत्नी का इंतकाल हो गया था। अब जैसे ही इसकी पत्नी आती है मोहम्मद जलाल की और ये यहाँ पर आकर रहने लगती है और ये मोहम्मद जलाल काम के लिए बाहर जाता था तो मैं इसके घर पर चला जाया करता था। घर पर जाने के बाद ये मेरे लिए चाय पानी लेकर आया करती थी, कभी कभी मैं खाना भी खाकर आ जाया करता था और मुझे नहीं पता कब में हमारे बीच ऐसा हो गया कि हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। एक दूसरे के करीब आने के बाद हमारे बीच संबंध बनने लगे और जिस्मानी संबंध जो होते हैं हमसे छूट ही नहीं रहे थे। जब भी मोहम्मद जलाल काम के लिए बाहर जाता था मैं उसके पास चला जाया करता था, उसके पास जाने के बाद उसके साथ संबंध बनाया करता था। अब ऐसे ही चल रहा था, जब ऐसे ही चल रहा था सब कुछ, एक दिन जो होता है मोहम्मद जलाल को सब कुछ पता चल जाता है। उसे पता चल जाता है कि मेरे बीच और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध चल रहे हैं, हम दोनों नाजायज़ संबंध बनाते हैं। जब उसे सारी बात पता चलती है तो अपनी पत्नी को मारता है, धमकाता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम अपने ही मामा के साथ कैसे संबंध बना सकती हो। तो उसकी पत्नी जो होती है वो रोती है, बिलखती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी और आज के बाद ना ही मैं उनसे मिलूँगी और ना ही आपको शिकायत का मौका दूँगी। जब ये सारी बातें मोहम्मद जलाल से कहती है तो मोहम्मद जलाल जो होता है कहीं ना कहीं पिघल जाता है। पिघल जाने के बाद अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है और कहता है कि तुम आज के बाद ऐसा कुछ ना करना जिससे मेरी नज़रें झुक जाए। उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि मैं नहीं मिलूँगी अपने मामा से आज के बाद, आप देख लेना। अब जैसे ही दिन गुजरते जाते हैं, जब दिन गुजरते जाते हैं तो ये मोहम्मद इबादत उर्फ इब्बे जो होता है उसके घर जाया करता था। घर जाने के बाद इसकी पत्नी जो होती है साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ कोई भी संबंध नहीं बनाऊंगी और ना ही वो मिलती है उससे और उसे अपने घर आने से भी मना कर देती है। ये सारी चीज़ें जब वो देखता है मोहम्मद इबादत उर्फ इब्बे तो वो आग बबूला हो जाता है। आग बबूला हो जाने के बाद वो सोचने लगता है कि मेरे साथ ऐसा तुम कर कैसे सकती हो, क्योंकि उसे इस चीज़ की आदत लग चुकी थी, उसके साथ संबंध बनाने की आदत लग चुकी थी। अब जैसे ही उसे पता चलता है कि ये सब कुछ मोहम्मद जलाल की वजह से हुआ है, उसकी वजह से ही उसकी पत्नी जो है उसके पास नहीं आ रही है, उसने उसे धमकाया है और उससे सब कुछ पता चल गया है, तो उसका गुस्सा जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। बढ़ जाने के बाद मोहम्मद जलाल को वो फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद वो कहता है कि यार आजा बाहर को चलते हैं, सिगरेट पी कर आते हैं। तो मोहम्मद जलाल जो होता है उसके साथ चला जाता है। साथ जाने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक पार्क में जाकर बैठ जाते हैं। पार्क में जाकर बैठ जाने के बाद वहाँ पर पहले तो ये मोहम्मद जलाल को बहुत सारी शराब पियाता है। शराब पियाने के बाद वो जब नशे में धुत हो जाता है, उसे कुछ पता नहीं होता, तब कहीं जाकर वो उसकी ईंट से पत्थर से सर कुचल देता है। सर कुचल देने के बाद वो उसे झाड़ियों में डाल देता है। झाड़ियों में डाल देने के बाद वो फिर से अपने घर जाता है। घर जाने के बाद ये सारी बातें वो उसकी पत्नी को बताता ही नहीं है, मोहम्मद जलाल की पत्नी को बताता ही नहीं है कि उसने उसके पति के साथ ऐसा कर दिया है। तो मोहम्मद जलाल की जो पत्नी होती है वो सोच ही नहीं पा रही थी, समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके अवैध संबंधों के चलते हुए उसके पति के साथ इतना सब हो गया है, उसके पति आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मोहम्मद इबादत उर्फ इब्बे की जब ये सारी बातें सुनते हैं तो पुलिस वाले हैरान थे और सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार एक मामा अपनी भांजी के साथ ऐसा कर कैसे सकता है। एक मामा उससे ही कैसे रिश्ते बना सकता है, उसके साथ नाजायज़ संबंध बना सकता है। मोहम्मद इबादत उर्फ इब्बे जो होता है वो कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और सारी गलती मोहम्मद जलाल की थी, उसे नहीं रोकना चाहिए था, मैं उसके साथ रहना चाहता था। पुलिस वाले जो होते हैं उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल देते और कहते हैं कि तुम देख लेना पूरी ज़िंदगी जेल में ही सड़ोगे। अब यहाँ पर मोहम्मद इबादत उर्फ इब्बे जो होता है एक ऐसे संबंधों को जन्म देता है जिसे इसे नहीं देना चाहिए था और उसकी पत्नी जो है वो भी कहीं वलगला गई थी, उसे नहीं वलगलाना चाहिए था, उसे हवस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। उसके पास उसका पति था, उसके साथ ही सब कुछ करना चाहिए था।
अब मोहम्मद जलाल के जो माता पिता होते हैं वो तो बेसहारा हो गए थे, उनका तो इस दुनिया में और कोई रहा ही नहीं था। मोहम्मद जलाल जो होते हैं उन्हें खर्चे पानी के लिए पैसे भेज दिया करते थे, अब उनका कौन ही करेगा। जिस चीज़ के लिए, आस के लिए उन्होंने उसकी शादी करवाई थी, वो तो बीच में ही रह गई है और वो बीच में ही टूट गई है। उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था और आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।